हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई काफ़ी टाइम बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो कि मतलब लगभग पढ़ाई से रिलेटेड तो काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि बीच में एग्ज़ाम्स वगैरह भी थे। आपने व्लॉग वगैरह देखे होंगे। तो भाई व्लॉग के कमेंट्स में और बाकी मेरी अदर वीडियोस के कमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि वीडियो डालो पढ़ाई के टिप्स से रिलेटेड, स्ट्रेटजी या फिर और भी जो तुम हेल्प कर सको। तो भाई मैंने सोचा कि अब फटाफट से चालू करनी चाहिए वीडियो बनाना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी फिर आप उसकी तैयारी थोड़ी और अच्छे तरीके से कर सको। क्योंकि अगर मैं यही वीडियो लास्ट में डालता हूँ कहाँ पर, जब आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आने वाले होते हैं, तो इतना आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा कि बात किसकी मानी जाए और उसी टाइम आप भटक जाते हो। तो इसलिए ये वीडियो अभी देख ली जाए ताकि आपकी स्ट्रेटजी अभी से ठीक हो जाए, आपको बाद में चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। अभी से अगर आपका माइंडसेट सही रहेगा तो फिर आगे तक आपको फिर यूट्यूब चैनल्स पर नहीं भटकना पड़ेगा कि अब करूँ क्या। तो अभी से आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्ट्रेटजी नहीं, प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से होनी चाहिए वो बताऊंगा। इसे आप स्ट्रेटजी का एक तरीके से सेकंड कॉपी मान लो, क्योंकि हर किसी की स्ट्रेटजी देखो अलग होती है। मैं मेरा पढ़ने का तरीका अलग है। मैं रात में पढ़ता हूँ, कई बच्चे दिन में पढ़ते होंगे, कई ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं, कई थोड़ी देर तक में ज़्यादा पढ़ लेते हैं। तो सबकी स्ट्रैटेजी अलग तरीके से होती है। लेकिन ऐसी टिप्स जो सब किसी की प्रिपरेशन में, यानी कि आप जो भी देख रहे हो, आप जिस भी तरीके से पढ़ते हो, आपकी प्रिपरेशन में वो काम आएगी ही आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये वीडियो प्रॉपरली उन बच्चों के लिए है जो खास करके जिन्होंने 12th पास कर लिया है और जो मई 2023 का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये मई 2023 का अटेम्प्ट देने वाले बच्चों के लिए है, जो आगे नवंबर में देंगे या फिर उससे अगले मई में देंगे। हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। बस मेन बात यह है कि आप 12th पास होने चाहिए। क्योंकि जो बच्चे 12th के साथ कर रहे हैं उनके लिए एक अलग वीडियो में अलग से निकालूंगा, क्योंकि उनका थोड़ा अप्रोच अलग होगी, क्योंकि उनके बोर्ड्स भी होंगे बीच में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं और वो प्रॉपरली इस टाइम सीए की पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, वो कैसे करें। देखो, अभी चल रही है जनवरी और मई में कहीं जाके आपके पास एग्जाम होगा। तो आपके पास देखा जाए तो 4 मंथ है और 4 मंथ की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 4 मंथ्स। अब 4 मंथ्स की स्ट्रेटेजी में कुछ इस तरीके से लेके आऊँगा कि आपका जो लास्ट का 1 महीना होगा, यानी कि कौन से वाला, अप्रैल वाला मंथ, उस अप्रैल वाले मंथ में आपको क्लियरली टेस्ट सीरीज रिवीजन उस पर ध्यान देना। उस टाइम पे आप कोई भी मतलब जैसे होता है ना मॉड्यूल करना, ये सब करना, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो जो भी आपको करना है इन 3 महीनों में करना है। तो स्ट्रेटेजी किस चीज़ की होगी, सिर्फ 3 महीनों की। अब 3 महीने में क्या होगा कि सबसे पहला जो मेरा मोटिव ये रहेगा आपको बताने का कि सबसे पहले, चाहे आपने अभी तक तैयारी शुरू करी है या आप पहले से कर चुके हो, थोड़ा सा रहता है या कई बीच में अटके होंगे। 3 तरीके के बच्चे हो सकते हैं जिनका बस थोड़ा सा पोर्शन रहता है, 10-20%, 25%। कई ऐसे हैं जो 50% निपटा चुके हैं, कई ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं करा। तो भाई सबसे पहली टिप यही है। सबसे पहले जो टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा कि अपना सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करो। अब ये तो जर्नल सी बात है, सिलेबस तो हर कोई कंप्लीट करता है, लेकिन दिक्कत यहाँ रह जाती है कि आप सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं करते। आपको 3 महीने अभी बचे हुए हैं, 3 महीना आप इज्जत से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, ताकि लास्ट का 1 महीना आपके पास प्रॉपरली रिवीजन और टेस्ट सीरीज के लिए रहे। क्योंकि अगर आप बिल्कुल मई के जो डेट है, 1 मई तक भी अगर आप सिलेबस अपना कंप्लीट करते रहे तो बहुत दिक्कत की बात है। और ये मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैं सही टाइम पे संभल गया था। क्योंकि जिस तरीके से मेरा फ्लो चल रहा था ना पढ़ाई का, तो उस टाइम पे मेरे दिसंबर में एग्जाम थे, मेरे जनवरी तक भी कंप्लीट नहीं होना था सिलेबस। क्योंकि दिक्कत ही कुछ इस प्रकार हो गई थी, वो मैं अगली वीडियो में अलग से बताऊंगा कि हुआ क्या था। बाकी फिर मैंने लास्ट का, जब मेरे पास 1 महीना बचा, तो मैंने सोचा कि 15 दिन में फटाफट से सिलेबस खींचते हैं और फिर 15 दिन में रिवीजन, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ करेंगे। तो आपको सबसे पहला फोकस क्या रखना है, लिख लो ये कहीं, कि सबसे पहले इधर उधर ना भटकते हुए अपने सिलेबस पे ध्यान दो। और सिलेबस को जितना आराम से या जितनी तेजी से कॉन्सेप्ट के साथ खींच सकते हो उतना खींचो। बस 3 महीने में कंप्लीट होना चाहिए। अभी वीडियो के आगे पोर्शन में मैं ये बताऊंगा कि सिलेबस आपको किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो अभी फर्स्ट चीज़ क्या आ गया, हमारे सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सिलेबस को कंप्लीट कैसे करेंगे, वो होता है स्टार्ट यहाँ से। देखो, एक मेन टॉपिक में यहीं पे बता दूं कि बच्चे जो क्या करते हैं, मैंने भी करा था। देखो, आपको भी पता होगा, आपने ये हर किसी वीडियो में देख लिया होगा कि BCK और BCR ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसे करना जरूरी होता है।
और जनरली जो भी बच्चा सीए की लाइन में घुस रहा है, 100 में से 95 बच्चों को पता होता है कि ये सब्जेक्ट भी जरूरी है नंबर गेन करने के लिए। ये पता होने के बावजूद भी आप नहीं पढ़ते इसे, और यही करा था मैंने भी। मेरे को क्लियरली पता था, सोचो मेरा माइंडसेट इतना क्लियर था, मेरी स्ट्रेटेजी इतनी क्लियर थी, उसके बाद भी इन्हें पढ़ने का ना मन सा नहीं करता। कोरी कोरी को वो बुक्स रखी हुई थी उस डब्बे के अंदर जो आता है आईसीआई की तरफ से। तो भाई जो गलती मैंने करी, और हर कोई कर देता है गलती पता होते हुए भी, तो आप मत करना है गलती। बीसीके और बीसीआर देखो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, और इसे लास्ट के 15 दिन में निपटाओगे हो भी जाता है, लेकिन पता एक शुरू से करने वाली आदत और एक लास्ट के 15 दिन में निपटाने वाली आदत बहुत प्रेशर पड़ जाता है, और फिर एग्जाम में जाके याद नहीं रहता। तो बीसीके और बीसीआर पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। बहुत ज़्यादा फोकस इसको लेके नहीं कि सिर्फ इन्हीं पे ध्यान देना और इन्हें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ को लेके कि इन्हें छोड़ना नहीं है। ठीक है, आप हफ्ते में 1 दिन पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना है, इस चीज़ पे फोकस रखो। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि एक दिन में देखो, मैं ये नहीं बता सकता आपको कि आप किस टाइम पढ़ो, इतने बजे उठो, इतने बजे से इतने बजे तक खाना खाओ, ये करो वो करो, ये सब बकवास की बातें हैं। क्योंकि हर किसी का टाइम टेबल, हर किसी का सूटेबल जो होता है पढ़ने का तरीका वो अलग होता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मिनिमम एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। अगर देखा जाए जनरली तो हमारे पास कितने सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, लॉ, बीसीआर, मैथ्स, और मैथ्स में तो 3 है, उसे मैथ्स एक ही काउंट करो, और फिर आता है इको और बीसीके। जनरली हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं। आपको एक दिन में 3 सब्जेक्ट इनमें से कोई से भी पढ़ने हैं। और अब अगली बात जो आती है कि मैंने बोला एक दिन में मिनिमम 3 सब्जेक्ट पढ़ो, मैक्सिमम ये नहीं कि आप 6 के 6 पढ़ो। 6 के 6 पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, भूल भी जाओगे। 3 ऐसा है कि पढ़ लोगे, दिक्कत भी नहीं आएगी। तो 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें कि अकाउंट्स डेली होना चाहिए, मैथ्स डेली होना चाहिए। ये बात समझ आ गई होगी आपको। अकाउंट्स डेली होना चाहिए, मैथमेटिक्स डेली होना चाहिए। अब बात आती है थर्ड सब्जेक्ट। अब वो थर्ड सब्जेक्ट आप कोई सा भी रख सकते हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपको लो अल्टरनेटिव डेज पे उठानी ही उठानी है। ये बहुत कंफ्यूजिंग सा हो रहा होगा, तो देखो मैं क्लियरली बता दूं, लो अल्टरनेट डेज पे उठा सकते हो। ठीक है, अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो भाई मैथ्स को डेली रखो। अगर आपको लगता है कि आप 11th-12th में काफ़ी अच्छे थे मैथ्स में, तो आप क्या कर सकते हो, लॉ की जगह मैथ्स को रिप्लेस कर सकते हो, और मैथ्स को आप अल्टरनेटिव डेज पे कर लो, जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, एक एक दिन छोड़ के, और लॉ को और अकाउंट्स को डेली करो। यानी कि एक तरीके से ये हो गया कि 2 सब्जेक्ट डेली चलेंगे, अकाउंट्स या फिर मैथ और लॉ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मैथ और लॉ में से किसको डेली चलाओगे। और लॉ में एक खास बात मैं बता दूं, लॉ को पढ़ते टाइम देखो, मैं यहाँ पर सारे सब्जेक्टों का आपको ये नहीं बता रहा कि आपको पढ़ना है कैसे कैसे है, मैं ये पढ़ा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप जब तैयारी करोगे लॉ की, इको की, बीसीके की, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि देखो तैयारी करने का आपका अलग स्टाइल है, लेकिन तैयारी करते टाइम जो चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि नहीं ऐसे करना है, तो वो ध्यान में मैं आपको दिला रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना है। अब लॉ में जब आप पढ़ोगे लॉ को, तो साथ के साथ राइटिंग प्रैक्टिस। अब राइटिंग प्रैक्टिस कैसे, ऑन द नेक्स्ट डे। आज मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन पढ़ा। ठीक है, आपने भी लगभग थोड़ी बहुत झलक देखी होगी उसकी शायद से, कुछ बच्चों ने तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी ख़त्म कर दिया होगा। तो मान लो मैंने कंसिडरेशन के कुछ टॉपिक, आधा चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, वो आधी यूनिट पढ़ ली है। पढ़ने के बाद आज मैंने ख़त्म कर दिया, उसे रिवाइज करो। ठीक है, पढ़ने के 10-15 मिनट बाद उसे रिवाइज करने का मतलब एक एक लाइन पढ़ना नहीं होता, उसको एक तरीके से दोबारा देखो कि कुछ चीज़ ऐसी तो नहीं जो मैं भूल चुका हूँ। क्योंकि हमारा माइंड ऐसा होता है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं पीछे वाला भूलते चले जाते हैं। तो एक बार दोबारा जाके देखो कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं जो भूल गए हो। तो बस आपको ऐसे स्कैनिंग करनी है, जैसे पहले हमने आधा घंटा लगाया था, इस बार सिर्फ 10 मिनट लगानी है। रिवाइज कर लिया, अब नेक्स्ट डे पे जब आप लॉ पढ़ोगे, तो नेक्स्ट डे पे लॉ पढ़ने से पहले आपको भाई राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ये बात मान लो, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, लॉ में 90% बच्चे फेल हो जाते हैं, और बचे हुए 10% बच्चों का ही रिजल्ट आता है। ये एक तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे प्रॉपर रिकॉर्ड्स मत समझना। दिक्कत लॉ में 90% इसी वजह से आती है।
कि हम राइटिंग प्रैक्टिस ढंग से नहीं करते। और एक और बात, लॉ में क्या करते हैं बच्चे कि रट्टा लगाना चालू कर देते हैं, याद करना चालू कर देते हैं। देखो प्रोविजन जो आपके लिए बनाए गए हैं ना, समझो उसे। अगर लोगों को समझ ही नहीं आएगा तो कैसे करोगे? याद करना है, याद नहीं करोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, लेकिन समझना इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। जब आपको प्रोविजन बहुत अच्छे से समझ आ गया ना, तो आप उसे बहुत जल्दी याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं ये बात बोल लूँ कि जैसे हम टेंस, मॉडल्स, टिपिकल्स ये सारे सीखते हैं, तो हम टेंस सीख गए तो उसका रूल ना हमें याद हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे टेंस अगर किसी ने समझा दिया ना कि ऐसे ऐसे होता है, ये करते हैं, तो हम रूल को जल्दी याद कर देते हैं। वरना अगर हमें डायरेक्ट रूल पकड़ाया जाए ना किसी चीज़ का तो समझ नहीं आता। सेम चीज़ मैथ्स में। मैथ्स में अगर तुम्हें डायरेक्ट रूल दे दूँ तुम्हें समझ नहीं आएगा कैसे क्या करना है, लेकिन एक एग्जाम्पल करके दिखा दूँ तो फिर तुम्हें समझ आ जाएगा, हाँ ये ऐसे रूल, और याद भी हो जाता है। तो सेम टू सेम आपको इसमें क्या करना है कि लॉ में पहले प्रोविजन समझो फिर याद करो। याद करने का फोकस इज सेकंड प्रायोरिटी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए कि प्रोविजन समझ आए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप बुक की लैंग्वेज लिखो। देखो बुक की लैंग्वेज लिखना मैंडेटरी नहीं है, रिकमेंड करता है। यानी कि तुम्हें सलाह दी जाती है कि अगर तुम बुक की लैंग्वेज लिखोगे तो बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर बुक की लैंग्वेज नहीं लिखी है तो तुम्हारे नंबर काट लिए जाएंगे। तो ये हो गया लॉ में। भाई वीडियो लंबी होगी लेकिन आपका बिल्कुल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो भाई लास्ट तक बने रहना। अब बात आती है अकाउंट्स में। मैंने लॉ का पहले ही बता दिया, अब अकाउंट्स पे आ जाते हैं पेपर नंबर 1 में। अकाउंट्स में देखो क्या होता है कि आपको अकाउंट्स डेली पढ़नी है, और मिनिमम टू मिनिमम या फिर मिनिमम ना बोल के मैक्सिमम आपको 3 दिन देने एक चैप्टर को। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया। अब देखो कुछ कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, एनपीओ हो गया, ठीक है, या फिर शेयर कैपिटल हो गया। वैसे इतना बड़ा नहीं है, अगर आपको पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो 11वीं और 12वीं के तो इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है इसमें। 3 दिन में आराम से एक चैप्टर क्लियर कर सकते हो आप, अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो। लेकिन मैं 3 दिन एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि 3 दिन आप एक चैप्टर को दे सकते हो आराम से। 3 दिन में आप उसकी ढंग से तैयारी कर दोगे अगर आप 1.5 घंटा भी अकाउंट्स लेके बैठते हो ढंग से विद फोकस, जिसमें कि आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे। और देखो भाई, किसी अदर बुक पे जाने से पहले मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और मैं तो ये सलाह दूंगा किसी अदर बुक पे जाओ ही मत। और अकाउंट्स में एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, जिस क्वेश्चन में आप अटके उस पर लगा लो गोला और उस पर आगे लिख दो आर, मतलब उस नंबर पे, क्वेश्चन नंबर पे गोला लगा के लिख दो आर। क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन क्वेश्चन को करना है। क्योंकि जिस क्वेश्चन में, देखो एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मैंने आपको एक मैथ का सवाल दिया, आपने वो 1 शॉट में पूरा सॉल्व कर दिया। अगर मैं उसे 1 महीने बाद भी वही सवाल दूंगा ना आपको, तो आप वो कर दोगे। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आप वो हो जाएगा। लेकिन आज मैंने जो सवाल दिया तुम वो नहीं कर पाए और तुमने उसे रिवाइज भी नहीं करा, और 1 महीने बाद दूंगा ना, तो 100% गारंटी, या फिर 100% तो नहीं बोलना चाहिए, 99% गारंटी है कि आप उस सवाल को तब भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो सवाल आपसे अब नहीं हुआ ना, तो हो सकता है वो बाद में भी ना हो। तो इसलिए आप उसे रिवीजन के लिए डाल दो, ताकि आप उसे आगे जब रिवीजन के टाइम पे उसे प्रैक्टिस कर सको, ताकि एग्जाम में वो आराम से हो जाए। तो मैंने अकाउंट्स में क्या चीज़ दे दी कि अकाउंट्स डेली पढ़नी है, जो क्वेश्चन ना हो उस पर गोला लगा के आर लिख देना है उस पर। और तीसरी चीज़ क्या होगी कि अकाउंट्स में ना भाई कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। क्योंकि बच्चे मोस्टली क्या ध्यान देते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वांटिटी में सॉल्व करना। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मेरे को अकाउंट्स के, तब समझ आएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी समझ आ सकता है। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, और मैं कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देता हूँ। और अगर आपको एग्जाम्पल दे के बताऊँगा तो आप खुद सोचोगे कि हाँ ऐसे पढ़ना बहुत बढ़िया है। ये एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एकोमोडेशन बिल होता है बिल्स पेबल में, उसकी फर्स्ट एंट्री जो तुम मारते हो ना, कौन सी, कि जैसे कोई फ्रेंड है हमारा, मान लिया मेरा फ्रेंड है एक्स, उस पर मैंने बिल लिखा बिना फालतू की, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, बी आर डेबिट 2x। ठीक है, ऐसे ही होगा, बी आर हमें मिल गया 2x हो गया, तो हमें बी आर तो मिल गया लेकिन वो मेरा क्रेडिटर बन गया। ये है कॉन्सेप्ट। और इसको मैं जब आप एक अलग से कमेंट करके बताना, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो में बना दूंगा एकोमोडेशन बिल का कैसे कॉन्सेप्ट होता है समझने के लिए। ठीक है, इसके बाद लॉ का मैंने बता दिया है, अकाउंट्स का मैंने बता दिया है। अब आते हैं मैथ्स पे। देखो मैथ्स में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करो, एक शीट बनाओ अपनी,
बड़ी ले लो, A3 साइज शीट ले लो, या फिर एक ऐसी अपना पेज ले सकते हो, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूले से मतलब है, पेज दिखाने से मतलब नहीं है। पेज लिया, अभी तक अगर आप 4th-5th चैप्टर पे आ चुके हो, आपने 4-5 चैप्टर 6-7 चैप्टर क्लियर कर दिए, तो एक दिन तसल्ली से संडे वनडे को लेकर बैठो और उन सारे चैप्टरों के एक जगह फॉर्मूले लिख दो जो थोड़े टिपिकल हैं। एक एक फॉर्मूला नहीं लिखना होता, टिपिकल वाले फॉर्मूले। और अब आगे तुमने पिछले वाले जितने भी आपने चैप्टर कर लिए वो लिख दिए, अब आगे जो भी चैप्टर आप करोगे तो हैंड टू हैंड ना उसी में लिख देना, और उसे ना ऐसी जगह रखना कि आप कभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो सबसे पहले उसे निकाल के एक बार रिवाइज कर लो। भाई वो पेज आपको एग्जाम में इतना काम आएगा ना, बस पूछो मत। और मैथ्स में देखो एक और चीज़, मॉड्यूल के बाहर मत जाओ भाई, मॉड्यूल के बाहर दिमाग खराब करने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि देखो टीचर्स क्या होते हैं, बहुत हार्ड भी सवाल बना देते हैं, कभी कभार बहुत इजी भी सवाल बना देते हैं जो अदर बुक्स में होंगे। लेकिन एक आईसीआई का मॉड्यूल है जिन्होंने अपने लेवल के हिसाब से क्वेश्चन सेट कर रखे हैं। तो फर्स्टली अगर मैंने जैसे प्रैक्टिस करी थी, मैं एग्ज़ाम भी दे के आया हूँ, मॉड्यूल कर लो बहुत है। और देखो मैथ्स में कैलकुलेटर पे तुम्हारा हाथ बहुत तगड़ा होना चाहिए। ट्राई करो कि तुम्हें ट्रिक्स पता हो, ट्रिक्स के लिए यूट्यूब चैनल हो सकता है, मेरे से पूछ सकते हो, या फिर मेरा दोस्त है करण, उसके पास काफ़ी सारे ट्रिक्स हैं इन सब चीज़ों की, तो हो सकता है उसकी भी हेल्प मैं दिला सकूँ आपको। तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा, और कुछ कुछ ट्रिक्स तो ऐसी होती हैं कि चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। तो भाई ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना टॉपर बालक होते हैं, एक एक चीज़ें सॉल्व करना, ये करना, भाई कैलकुलेटर से करो, इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बढ़िया हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखनी है। मॉड्यूल की रीडिंग मस्ट है, मॉड्यूल की रीडिंग बेशक आप फास्ट करो, इतनी स्पीड पे करोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मॉड्यूल की रीडिंग मस्ट है। क्योंकि वो किसी भी लाइन को उठा के वो क्या कर देते हैं, एमसीक्यू बना देते हैं। और बीसीके में भी यही है कि रीडिंग करो और कॉन्सेप्ट बनाओ थोड़े बहुत, जिसमें बन सके, जिसमें याद करना हो याद करो। और मेन चीज़ इसमें क्या आती है कि जो आपके एमसीक्यू हैं चैप्टर के पीछे वाले और बिल्कुल लास्ट में जो दे रखे हैं वो आप एग्जाम के टाइम पे करना, लेकिन जो चैप्टर के पीछे वाले हैं ना उन्हें रेगुलरली रिवाइज करो। चैप्टर खत्म पूरे सॉल्व कर दो, फिर बाद में आपको कभी टाइम मिला फिर दोबारा सॉल्व कर दो। तो भाई इसका मैंने एक फ्लो चार्ट सा बनाया था कि आपको करना क्या है कि जो बीसीआर है ना, अगर आप 4 दिन लॉ पढ़ रहे हो तो एक दिन बीसीआर पढ़ लो, काफ़ी है। अगर आप 3 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो एक दिन बीसी के पढ़ो, इन्हें छोड़ना नहीं है। बात मैंने शुरू में बोली थी कि आपको इस पे इस चीज़ का फोकस रखना है कि ये छूट ना जाए। क्योंकि भाई मेरे से भी नहीं रखा गया था ये फोकस, तो सोच लो अब आपको पता है लेकिन नहीं हो पाता। तो बीसीके और बीसीआर इस पे ध्यान देना। क्योंकि पता है बच्चे जो लो है उसको इतना हार्ड क्यों बना देते हैं, वो सोचते हैं 100 नंबर का पेपर आएगा लो का। भाई लो का पेपर सिर्फ 60 नंबर का है, 40 नंबर की बीसीआर है, 40 नंबर। एक बार तसल्ली से वीडियो रोक के या वीडियो खत्म होने के बाद ये सोचना कि 40 नंबर की बीसीआर है। आप उसमें अगर अभी से एक एक दिन भी पढ़ना चालू करो ना, 4 दिन लो पढ़ रहे हो, एक दिन बीसीआर भी पढ़ लो, तो 30 से 35 नंबर कहीं नहीं गए। और मैं खुद एग्जाम दे के आया हूँ, कुछ हार्ड नहीं है, सब हो जाएगा। तो भाई ये थी एक तरीके से स्ट्रेटजी बोल लो या आपको प्रिपरेशन टिप्स बोल लो। इस चीज़ पे अगर आपने ध्यान दे दिया, 100% तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो फील करा है अपने इस अटेम्प्ट में, क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, भाई लंबी हो गई है, कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट में बताना। थैंक यू, पीस आउट।